हेलो एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम कंप्लीट जनवरी 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो कि आपके इन वेरियस एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट था, तो जनवरी से हमने अपने सेशंस को बाइलिंगुअल करना स्टार्ट कर दिया है। दैट मीन्स चाहे अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं, ये सेशंस आप दोनों के लिए ही इक्वल बेनिफिट अवेलेबल करेगा। तो इस सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो आज का ये सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से आप आरपीएससी के एग्जाम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप लॉग इन या साइन अप कीजिए, अपने गोल में आरपीएससी सिलेक्ट कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए कोड में आप ऑनलाइन गुरु को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप आरएएस के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एवरी संडे 10 AM ऑर्गेनाइज करता है एक स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज। इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अगर आप टॉप परफॉर्मर्स हैं तो आपको यहाँ पे अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ आप अनअकैडमी पे करंट टाइम्स जो कि फ्री टेस्ट सीरीज होगा, दीक्षा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर के लिए, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ 432 पर मंथ में यहाँ पे इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार वेरियस एग्जामिनेशन के लिए आप अनअकैडमी की हेल्प ले सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे कोड को यूज करके आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट वहां पे अवेल कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर चर्चा करें तो इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। 5 जनवरी 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो भटिंडा में यहाँ पे लैंड करते हैं। उसके बाद उन्हें विजिट करना था जो शहीदों से रिलेटेड एक मेमोरियल है हुसैनी वाला में, वहां पे। लेकिन वेदर कंडीशन खराब थी और उस वजह से उन्हें रोड ट्रिप पे निकलना पड़ा, और रोड ट्रिप पे उनके सिक्योरिटी में एक ब्रीच आपको देखने को मिला जहां पे उनका जो कॉन्वॉय था, उनका जो काफिला था, वो एक फ्लाईओवर पर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए अटक गया था। अब प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाए तो यहाँ पे साफ साफ सी बात उठती है कि उसकी जांच होनी चाहिए। तो उसकी जांच करने के लिए 6 जनवरी 2022 को पंजाब गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, और उससे रिलेटेड जो इन्होंने कमेटी बनाई है उसके हेड कौन है, मेहताब सिंह गिल हैं, और इस कमेटी का नाम रख दिया गया है मेहताब सिंह गिल कमेटी। तो याद रखिएगा मेहताब सिंह गिल कमेटी किससे रिलेटेड थी, तो पंजाब गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था पीएम के सिक्योरिटी ब्रीच को हैंडल आउट करने के लिए। सेकंड थिंग, इसी के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी अपनी तरफ से एक इंक्वायरी बिठाई है, और उस इंक्वायरी के लिए 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी के जो हेड हैं वो सुधीर कुमार सक्सेना है। तो ये दोनों ही कमेटी आप लोगों के लिए इन फ्यूचर इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पे आपको एडिशनल की आउट के रूप में मैं बता देना चाहूंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी सिक्योरिटी करता कौन है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए एसपीजी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, जिसे आप लोग स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के रूप में जानते हैं। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1988 के अंदर, और इसका इकलौता दायित्व है प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा करना, चाहे वो होमलैंड में हो चाहे वो विदेश के अंदर हो, हर किसी भी सिचुएशंस के अंदर। और इसी से रिलेटेड एक टर्म और ज्यादा चर्चा में आ रहा है, दैट इज अ ब्लू बुक। ठीक है, अब ये नीली किताब क्या है, तो भैया ये ब्लू बुक एक ऐसा रूल बुक है जो एसपीजी के सभी गाइडलाइंस जो उनको फॉलो करने होते हैं उससे रिलेटेड है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद करना है, फर्स्ट थिंग मेहताब सिंह गिल कमेटी, सेकेंड थिंग सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी, किससे रिलेटेड है, तो पीएम के सिक्योरिटी ब्रीच से रिलेटेड है।
फर्स्ट पंजाब गवर्नमेंट की है, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, थर्ड थिंग पीएम की सिक्योरिटी का जिम्मा किसके पास, तो एसपीजी के पास। कब स्टैब्लिश हुआ, 1988। ये किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, तो ब्लू बुक के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये कहा है कि इंडिया अपने ट्रैक पे है। अब किस चीज के ट्रैक पे है, तो एथेनॉल के मार्केट के लिए अब इंडिया जो है वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट एथेनॉल का मार्केट बन जाएगा 2026 तक। एथेनॉल क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए एथेनॉल एक टाइप का बायोफ्यूल है, ठीक है, जैव ईंधन है। अब इस जैव ईंधन को जो है वो फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जाता है, किण्वन के थ्रू इसे बनाया जाता है और इथाइल हाइड्रेट के रूप में आपके सामने आ जाता है। इसे क्या करते हैं हम लोग, जो एक्चुअल में पेट्रोल या डीजल यूज कर रहे हैं उसके साथ हम लोग मिला देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो इंपोर्ट है पेट्रोल और डीजल का वो कम हो जाएगा, हमें कम आयात करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, हमारी जो शॉर्टेज है वो भी यहाँ पे हम उससे क्या कर सकेंगे, फुलफिल कर सकेंगे। तो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कि भैया 2017 तक 2% एथेनॉल को हम मिलाते थे। उसके बाद 2021 में ये पहुंच गया 8% के आसपास, और गवर्नमेंट जो है 2022 में अटेन करने वाली है 10% इसका मिक्सचर। साथ ही साथ इंडिया ने टारगेट रखा है कि हम 2025 तक 20% एथेनॉल को पेट्रोल के अंदर मिक्स करेंगे और इससे हमारा पेट्रोल का जो इंपोर्ट है वो अराउंड 20% कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप पॉल्यूशन को कम कर पाओगे। थर्ड थिंग, बायोफ्यूल आप लोग जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो अब अगर 2026 तक इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एथेनॉल का मार्केट बनने वाला है, तो इसके पहले टॉप कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो देखिए टॉप पे यूएस और ब्राजील है। इन दोनों ही कंट्री को आपको याद रखना है। अब ये जो पॉइंट है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए हमने कार्बन न्यूट्रल होने का एक वादा किया है 2070 तक। 2070 तक हमने एक टारगेट रखा है कि हम कार्बन से न्यूट्रल हो जाएंगे। मींस हम केवल उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे जितना हम लोग एब्जॉर्ब कर सकें अपने ट्रीज, प्लांट्स, फॉरेस्ट से, ठीक है। तो उससे कम से कम फुलफिल करने में ये हेल्प करेगा इथेनॉल। अगली चीज बहुत पुरानी है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 जनवरी 2022 को उजाला स्कीम के 7 साल कंप्लीट हो जाते हैं। अब उजाला स्कीम क्या थी, तो 7 साल आपको फ्लैशबैक के अंदर जाना पड़ेगा। देखिए उजाला स्कीम जो है उसे कहा जाता था उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। लिख देता हूं मैं, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल नाम की एक स्कीम थी जिसको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया था। इसके लिए एसएल ग्रुप काम कर रही थी और एसएल ग्रुप जो है पावर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर क्या करेगी, LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, जो नए टाइप के आपने बल्ब देखे हैं उनका वितरण करेगी। और ये जो स्कीम थी वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम के रूप में उभर कर आई, जिससे आप LED बल्ब्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो इस स्कीम के थ्रू 36 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा LED बल्ब जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और 47,000 मिलियन किलोवाट की एनर्जी हमने बचाई है। क्योंकि आपको पता है अगर आप जो पहले बल्ब यूज करते थे उससे यहां पे अगर आप LED यूज करने लगते हैं तो अराउंड 90% तक आपके बिजली के बिल में बचत हो जाती है। तो LED आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सजेस्ट करूंगा कि आपको भी LED ही यूज करनी चाहिए। अगली न्यूज आती है, उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपने आप को डिक्लेयर करता है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यानी कि यहां पे किसी भी प्रकार के बाल विवाह नहीं होते हैं। तो ऐसा करने वाला स्टेट के अंदर उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे पहले आपको देखने को मिला। इन्होंने पिछले साल 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में 450 चाइल्ड मैरिज केस को रोका भी था। अब इससे रिलेटेड ये लोग क्या करते हैं और कैसे इसे सक्सेसफुली कवर अप कर पाते हैं, तो देखिए इन्होंने एक प्लान चलाया जिनका नाम है निर्भया कढ़ी, ठीक है। निर्भया कढ़ी प्रोग्राम के थ्रू
गंजम डिस्ट्रिक्ट वाले क्या करते हैं, जो स्कूल टीचर्स होते हैं, अगर कोई भी गर्ल स्टूडेंट है एज जिनकी 12 to 18 है, अगर वो 2 to 3 डेज रेगुलर एब्सेंट है, तो ये लोग जाकर पता लगाते हैं कि वो एब्सेंट क्यों है और उसका कारण क्या था। और इसी से इन्होंने क्या किया, बाल विवाह को, चाइल्ड मैरिज को रोकने में बहुत अच्छा योगदान किया। अराउंड 450 चाइल्ड मैरिजेस को रोका भी है और अपने आप को चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी अनाउंस कर दिया। अगले न्यूज में आपके सामने आता है कि यूनाइटेड नेशंस का WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बैंगलोर के एक NGO जिसका नाम है अक्षर पात्र, नाम आपने बहुत बार सुना होगा क्योंकि कई जगह स्कूल्स के अंदर जो मिड डे मील पहुंचाया जाता है वो इसी फाउंडेशन की तरफ से ही पहुंचाया जाता है। तो अब क्या होने वाला है, यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इनके साथ हाथ मिलाया है और दोनों मिलकर अब क्या करेंगे, PM पोषण स्कीम को और ज्यादा बेहतर बनाएंगे। अब PM पोषण स्कीम क्या था, तो देखिए इसका नाम था प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, अब इस स्कीम के थ्रू, ये जो स्कीम है कब स्टार्ट किया गया था, तो सितंबर 2021 में स्टार्ट किया गया था और 5 सालों के लिए ये स्कीम है, कब तक, 2026 तक। और इसका एम क्या है, अराउंड जो स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया वहां पे फूड ग्रेन बच्चों को उपलब्ध करवाना, उनको भोजन उपलब्ध करवाने से रिलेटेड स्कीम है। और उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, अराउंड 1.31 ट्रिलियन का फंड जो है वो उपलब्ध करवा रही है। बाकी का जो फूड ग्रेन, ये जो पैसा है ये फूड ग्रेन के लिए काम में लिया जाएगा, लेकिन उस फूड ग्रेन से पका हुआ भोजन बनाना और डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है ये अक्षय पात्र फाउंडेशन ने अपने हाथ में लिया है। और अब इनको हेल्प कौन कर रहा है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो हेल्प करेगा। PM पोषण स्कीम जो है वो बाल वाटिका से लेकर क्लास तक जाएगी। अब बाल वाटिका क्या है, जिसको कि आप लोग प्राइमरी स्कूल्स कहते हैं। ठीक है, प्री स्कूल्स जो होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं, ऐसे बच्चे जो 6 साल से कम के हैं वहां से लेकर स्कूल्स तक पहुंचाएगी। और अराउंड 24 लाख और ज्यादा बेनिफिशरीज को इस स्कीम का अब फायदा मिलेगा। अगले न्यूज पे आए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है ग्रीन एनर्जी का कॉरिडोर फेज नंबर 2। अच्छा, फेज नंबर 2 है, मतलब पहले भी एक फेज यहां पे आपके सामने आ चुका है, करेक्ट है। फेज नंबर 1 जो था वो इंप्लीमेंट किया गया था। मैं यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी कर दे रहा हूं आपके सामने। जो फेज नंबर 1 था वो कहां पे लगाया गया था, पहला लगाया गया था तमिलनाडु के अंदर, फिर कहां लगाया था, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, उसके बाद कहां लगाया था, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, और कहां लगाया, गुजरात के अंदर लगाया। और भी 2 स्टेट हैं अभी, महाराष्ट्र। ठीक है, और कहां लगाया, राजस्थान के अंदर लगाया गया था। इसका एम क्या था कि 24 गीगावाट का जो रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसे हम लोग यहां पे डेवलप करेंगे। और कब तक करेंगे, 2022 तक करेंगे। अब फेज नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। फेज नंबर 2 जो है वो 2021-22 से 2025-26 तक के लिए लगाया गया है। और इसके थ्रू आप कितनी एनर्जी, तो 10,750 किलोमीटर तक एनर्जी लाइन बिछाएंगे और 27,500 मेगावोल्ट एम्पियर की बिजली उत्पन्न करेंगे। कितने स्टेट्स में है, तो 7 स्टेट्स में है। तुलना याद रखिएगा, फेज 1 के अंदर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 2, हिमाचल प्रदेश 3, गुजरात 4, महाराष्ट्र 5 और राजस्थान 6 स्टेट में एप्लीकेबल किया था। फेज 2 कितने में है, 7 स्टेट्स के अंदर है। और ये 7 कौन कौन से हैं, यूपी है, तमिलनाडु है, राजस्थान, केरला, कर्नाटका, हिमाचल एंड गुजरात है। अब यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा नया स्टेट इसके अंदर इंक्लूड हुआ, तो देखो गुजरात ऑलरेडी था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी था, कर्नाटका था क्या, नहीं, केरला था क्या, नहीं। तो ये 2 स्टेट आपको नए मिले हैं, करेक्ट है। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश को यहां से रिमूव किया गया है। तो ये चीजें आप लोग कंपैरेटिव स्टडी में याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने आता है एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज, जिसका नाम है सी ड्रैगन 22। ये जो एक्सरसाइज है एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसको कि यूएस
की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से स्टार्ट किया गया था। अब अगर इसके बारे में बात करें तो इस एक्सरसाइज में कहां पे किया गया, तो एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम के अंदर किया गया, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया, कनाडा, यूएस, साउथ कोरिया और जापान ने पार्टिसिपेट किया। इनका मेन फोकस क्या होता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर से रिलेटेड ट्रेनिंग। ठीक है, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग के लिए ये काम किया गया। और यहाँ पे जितने भी मतलब एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं कंट्री, उनकी तरफ से उनको अपने अपने हर एक्शन के लिए एक स्कोर असाइन किया जाता है और उसी स्कोर के अकॉर्डिंग एक प्राइज दिया जाता है, जिसका नाम क्या है, तो नोट डाउन कीजिए, ड्रैगन बेल्ट अवार्ड। ठीक है, क्या दिया जाता है, ड्रैगन बेल्ट अवार्ड दिया जाता है। और ये जो ड्रैगन बेल्ट अवार्ड है 2021 का किसे मिला, तो रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स को, यानी कि कनाडा की एयरफोर्स को यहाँ पे ये प्राइज, जिसका नाम क्या है, ड्रैगन बेल्ट अवार्ड जो है वो दिया गया था। अगली न्यूज आपके सामने आती है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने क्या ऑर्गेनाइज किया, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक को ऑर्गेनाइज किया 10 से लेकर 16 जनवरी 2022 के लिए ये ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ठीक है, अब 10 से 16 जनवरी 2022 में ये लोग कहां पे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो आपके सामने नोट डाउन है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें तो स्टार्टअप इंडिया कैंपेन जो है वो कब से आया था, तो देखो इसी से रिलेटेड है स्टार्टअप इंडिया कैंपेन, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टार्ट अप इंडिया कैंपेन। अब ये जो कैंपेन है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था, अगस्त 15 पे 2015। कहां से, रेड फोर्ट से इसे स्टार्ट किया था। ठीक है, अब इस स्कीम के थ्रू, अब इसके लिए कहा गया था 15 अगस्त 2015 को रेड फोर्ट से, लेकिन एक्चुअल इसकी जो स्टार्ट होती है वो जनवरी 16 2016 से हो जाती है। और इसका मेन काम होता है जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको फंड अवेलेबल करवाना, करेक्टली उनको फंड अवेलेबल करवाना। नेक्स्ट आपके सामने आता है नेशनल वाटर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। 2020 के लिए नेशनल वाटर अवार्ड जो है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर जल शक्ति ने यहाँ पे दिया। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री कौन है। ठीक है, कमेंट करके बताइए। बात करेंगे यहाँ पे प्राइज किसे दिया गया, तो यूपी को फर्स्ट प्लेस, राजस्थान को सेकंड और तमिलनाडु को यहाँ पे थर्ड प्राइज दिया गया। बात करें अगर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की, तो मुजफ्फरनगर ऑफ उत्तर प्रदेश को यहाँ पे अवार्ड दिए गए। अब ऐसे ही 28-29 अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जगहों को अवार्ड दिए गए थे। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये स्टार्टिंग ही हो जाएंगे, और भी अगर आप लर्न करना चाहें तो ये सारे अवार्ड्स आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो भारत की ऐसी पहली पुलिस फोर्स बनने वाली है जिसके पास मॉडर्न वेपन्स होंगे और ये अमेरिकन वेपन्स होंगे। ठीक है, तो ये अमेरिकन वेपन्स कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे सिग सॉर 716 राइफल, सिग सॉर MPX 9mm पिस्टल, तो राइफल आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। ऐसे 500 राइफल और 100 पिस्टल जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को दिए जाएंगे, ताकि वो किसी भी टाइप के जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको बहुत जल्दी टैकल कर सके। नेक्स्ट न्यूज क्या है, वर्ल्ड ब्रेल डे जनवरी 4 को यूएन और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से मनाया जाता है। ब्रेल क्या है, एक स्क्रिप्ट है जिसकी मदद से जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो लोग इजीली किसी भी चीज को पढ़ सकते हैं। अब इसके पढ़ने के लिए क्या किया जाता है, इस सिस्टम के अंदर 6 डॉट्स का यूज किया जाता है और उसके कुछ पैटर्न बने हुए होते हैं। उन्हीं पैटर्न्स की कोडिंग से वो लोग आसानी से टच करके फील करके समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है और इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट थिंग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है पुदुचेरी का दौरा करने वाले हैं 12 जनवरी को। अब 12 जनवरी आप सभी जानते हैं नेशनल यूथ फेस्टिवल के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये कौन सा यूथ फेस्टिवल है, तो 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल है। ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उसी से रिलेटेड वीक जनवरी 12 to 16 भी हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बात आती है कि किसके बर्थ एनिवर्सरी पे,
तो नोट डाउन कर लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग नेशनल यूथ डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। अगला न्यूज है, चाइना की गवर्नमेंट जो है डिजिटल युआन के नाम से एक करेंसी को लॉन्च कर रही है। इट इज अ काइंड ऑफ डिजिटल करेंसी। क्या है ये? डिजिटल करेंसी है। अब डिजिटल करेंसी ये क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग है। कैसे है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन डिजिटल युआन के ऊपर जो चाइना की मेन बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना जो है, उसका कंट्रोल होगा। और सेम एज इस करेंसी के बदले में आप एक्चुअल फिएट करेंसी यानी कि पेपर कागजी मुद्रा को वापस ले सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए आपको डिजिटल युआन वॉलेट ऐप का जो है यूज करना पड़ेगा। अभी ये स्टार्टिंग फेज में है। 2014 में इसे इन्होंने क्या किया था? स्टार्ट किया था टेस्ट फेज के अंदर। लेकिन अब इसे कहां लॉन्च किया जाएगा? बीजिंग के अंदर जो विंटर ओलंपिक 2022 होने वाले हैं वहां पे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट इज एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। भारत के अंदर चीता को इंट्रोड्यूस करने के लिए, चूंकि आपको पता है जो लास्ट चीता इंडिया में था वो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो उसके बाद बहुत लंबे समय से भारत में चीता की पॉपुलेशन नहीं है। तो भारत में चीता को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो 19th मीटिंग हुई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भारत में कितने चीता इंट्रोड्यूस किए जाएंगे? 50 चीता भारत में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इसके फर्स्ट फेज के अंदर अराउंड 12 to 14 चीता जो हैं हम इंपोर्ट करेंगे साउथ अफ्रीका और नामीबिया से, और इनको प्राइवेट चार्टर प्लेन से भारत लाया जाएगा। और भारत में इन्हें कहां इंट्रोड्यूस किया जाएगा? तो नोट डाउन कीजिए, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। ठीक है, कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जिसको कूनो नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। ये नेशनल पार्क कहां पे है? मध्य प्रदेश एमपी के अंदर है। तो भारत में अब इसे कहां इंट्रोड्यूस करेंगे? हम एमपी मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस करेंगे। अगली न्यूज आती है खेलो इंडिया गेम्स से रिलेटेड। तो देखिए 2021 का जो खेलो इंडिया गेम्स था वो कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हुआ था, और अब जनवरी 2022 में हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लेकिन 22 वाले का क्या होगा? तो 2022-23 का जो खेलो इंडिया गेम्स है उसे भी ऑर्गेनाइज किया गया है अब मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर इनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और आगे इससे रिलेटेड आपको डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो बात करते हैं खेलो इंडिया गेम्स में रिसेंटली कौन कौन से स्पोर्ट्स ऐड किए गए थे। तो एक तो यहाँ पे ऐड किया गया था मलखंबा। ठीक है, मलखंबा क्या है? एक टाइप का जिम्नास्ट होता है, योगा टाइप का होता है, जो कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश एमपी के अंदर किया जाता है। सेकंड क्या था यहाँ पे? यहाँ पे इंक्लूड किया गया था थांगता। थांगता क्या है? मणिपुर का एक मार्शल आर्ट्स है। ठीक है। थर्ड थिंग यहाँ पे जो इंक्लूड किया गया था वो था कलारी पयत्तू। ठीक है, कलारी पयत्तू। कलारी पयत्तू क्या है? केरला के अंदर एक टाइप का मार्शल आर्ट होता है, वो है। और लास्ट यहाँ पे ऐड किया गया था गतका। गतका भी एक टाइप का मार्शल आर्ट है, जो कहाँ पे? पंजाब के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 स्पोर्ट्स थे जो रिसेंटली खेलो इंडिया के गेम्स में ऐड किए गए हैं। अगली न्यूज आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। यहाँ पे इंडिया जो है वो अपने नॉन फॉसिल फ्यूल का जो टारगेट था उसे 2030 के पहले ही अचीव करने वाला है। अब यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी से, या फिर विंड एनर्जी से, या फिर जियोथर्मल एनर्जी से जब हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो दैट इज नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी। अब यहाँ पे अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो हमने टारगेट रखा था कि हम 40% तक अपना जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी नीड को नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा करेंगे, और उसके लिए हमने टारगेट रखा था 2030 का। लेकिन हम नवंबर 2021 तक ही इसे कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी में कितनी कैपेसिटी है? 392.01 गीगावाट का था। इसमें से हम 157.32 गीगावाट जो है वो नॉन फ्यूल एनर्जी से यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से हमने अचीव किया है,
जो अराउंड 40.1% हो जाता है। अगली न्यूज है जनवरी 1 2022 को यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने 100 डे का एक रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया। इस कैंपेन का नाम रखा गया पढ़े भारत। अब यहाँ पे ये जो कैंपेन है इसके थ्रू क्या किया जाएगा, ऐसे बच्चे जो बाल वाटिका में पढ़ते हैं यानी कि प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ते हैं वहां से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को इस कैंपेन में इंक्लूड किया जाएगा और उन्हें उनके लेवल पे स्टोरी अदर थिंग्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी ताकि ये लोग क्या कर सकें, अपने इंटरेस्ट को पढ़ाई में और ज़्यादा डेवलप कर सकें। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये कितने दिन के लिए रखी गई है, 100 डेज और 14 वीक्स, ठीक है, के लिए रखी गई है। और कब तक खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे अप्रैल 10, 2022 को ये स्कीम कंप्लीट हो जाएगी। 64th फाउंडेशनल डे डीआरडीओ का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का 1 जनवरी 2022 को सेलिब्रेट किया गया। आप जानते हैं डीआरडीओ जो है इंडिया के अंदर पाइनियर ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस रिलेटेड रिसर्च का काम करता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसे कब स्टार्ट किया गया था, तो जनवरी 1, 1958 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ऑल ओवर इंडिया इसकी अराउंड 52 लेबोरेटरीज हैं। और अगर बात करें इसके प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो है डीआरडीओ के प्रेजेंट चेयरपर्सन या सेक्रेटरी एंड चेयरमैन हैं। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने निकल कर आती है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन, जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला अपने टाइप का ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद के अंदर इनॉग्रेट किया है। सेकेंड न्यूज आपके सामने आती है, एक एडवांस स्टडी की गई नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ऑफ इंडिया की तरफ से जीडीपी को लेकर, और ये कहा गया कि भारत का 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी जो है वो 9.2% से ग्रो करेगा, जबकि पिछले साल की अगर बात करें तो कोविड की वजह से ये -7.3% था। तो हमने एक अच्छी ग्रोथ जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, और हमारे सेशन में स्टार्टिंग आपके सामने है कि कुंबलंगी नाम का जो विलेज है कोचिन के अंदर, ये भारत का पहला पंचायत होने वाला है जो कि सैनिटरी नैपकिन से फ्री होगा। यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन से फ्री करने के लिए 2 स्कीम चलाए जा रहे थे। एक स्कीम का नाम था अवल कई और दूसरी जो स्कीम है वो थिंगल है। इन दोनों ही स्कीम के थ्रू क्या किए जाएंगे, मेंस्ट्रुअल कप्स अवेलेबल करवाए जाएंगे जो कि सैनिटरी नैपकिन का एक सब्स्टिट्यूट होगा। सेकेंड थिंग, ये जो विलेज है ये पहले भी ऐसे ही नाम कमा चुका है इंडिया का फर्स्ट मॉडल टूरिस्ट विलेज के रूप में। तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंडिया का फर्स्ट मॉडल टूरिस्ट विलेज के रूप में भी अपना नाम कमा चुका है। तो ये आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। केरला के कोची के अंदर ये आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के सामने है कि डॉक्टर एस सोमनाथ जो हैं वो इसरो के नए चेयरपर्सन होने वाले हैं। ये जो हैं ये 2019 में ही नॉमिनेट किए जा चुके थे और प्रेजेंटली ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। अगर बात करें एट प्रेजेंट इसरो के जो चेयरपर्सन है वो कौन है, तो के सिवन यहाँ पे इसके प्रेजेंट चेयरपर्सन है, जिनकी जगह कौन लेने वाले हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ जो हैं वो इनकी जगह लेने वाले हैं। इसरो का जो चेयरपर्सन होता है वो सेक्रेटरी भी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये एग्जीक्यूटिव होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, और क्या करते हैं ये प्राइम मिनिस्टर को साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपनी हेल्प या असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसरो ने सक्सेसफुली अपने गगनयान प्रोग्राम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट कर लिया है। अब क्रायोजेनिक इंजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और गगनयान प्रोजेक्ट क्या है, तो उन दोनों के बारे में देखते हैं। देखिए गगनयान प्रोजेक्ट तो इसरो का वो मिशन है जिसके थ्रू इसरो क्या करने वाला है, इंसानों को स्पेस के अंदर भेजेगा। करेक्ट है। यहाँ पे टोटल 3 पर्सन्स को भेजे जाएंगे जिनमें से एक वुमेन भी होगी। सेकेंड थिंग, इसके लिए 3 टोटल स्पेस फ्लाइट्स लिए जाएंगे। इनमें से स्टार्टिंग के 2 जो स्पेस फ्लाइट्स होंगे वो विदाउट ह्यूमन होंगे,
अनमैन्ड होंगे और जो लास्ट वन होगा उसके अंदर ह्यूमंस को भेजा जाएगा। इसमें टारगेट किए जा रहे हैं कि अराउंड 300 टू 400 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से बाहर इन्हें 5 टू 7 डेज तक के लिए भेजा जाएगा। तो इसके थ्रू इंडिया भी जो है स्पेस में ह्यूमंस को भेजने में कैपेबल हो जाएगा। अब भेजने के लिए जो रॉकेट आप यूज करेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम फ्यूल को शॉर्टेस्ट प्लेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की जो टेक्नोलॉजी होती है दैट इज अ क्रायोजेनिक इंजन। इंडिया के पास क्रायोजेनिक इंजन जो है वो नहीं था, तो इंडिया ने अपने आप उसे डेवलप किया है और उसी के ट्रायल्स जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट किए गए हैं। कहाँ से कंडक्ट किए गए थे? तो इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स जो है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, यहां से इसके लिए सफल प्रक्षेपण किए जा चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने आती है 15 जनवरी को, जो कि आर्मी डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे खादी का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग भी डिस्प्ले किया जाएगा और ये जो नेशनल फ्लैग होगा वो लोंगेवाला नाम की जगह पे, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में है जैसलमेर में, वहां पे होस्ट किया जाएगा। लोंगेवाला आपके नजर में डायरेक्टली आ गया होगा 1971 का इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर के लिए भी फेमस प्लेस रह चुका है। नेक्स्ट चीज अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ऐसा करने वाला लोंगेवाला जो है वो 5th डिस्प्ले होगा। इसके पहले भी डिस्प्ले किए जा चुके हैं, जैसे कि आपने देखा था लेह के अंदर किया गया था 2 अक्टूबर को, उसके बाद हिंडौन एयरबेस में किया गया था एयरफोर्स डे पे, फिर रेड फोर्ट पे किया गया था और भी ऐसे इंसिडेंट आपको देखने को मिले। और नोवल डॉकयार्ड के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में भी ऐसा डिस्प्ले ऑलरेडी किया जा चुका है। तो ये 5th डिस्प्ले के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पे 225 फीट का लॉन्ग एंड 150 फीट वाइड नेशनल फ्लैग इंडिया का होस्ट किया जाएगा। अप्रॉक्स 1400 किलोग्राम का इस फ्लैग का वेट है। 74th इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाएगा? तो जनवरी 15 के दिन मनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं ईच एंड एवरी ईयर इंडिया जो है आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसी दिन लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने ज्वाइन किया था। ठीक है, के.एम. करियप्पा ने ज्वाइन किया था इंडियन आर्मी को एज अ फर्स्ट चीफ, वो भी इंडियंस के रूप में। ठीक है, 1949 में। तो पहले इंडियन पर्सन थे जिन्होंने आर्मी को हेड किया था और उसी दिन से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आर्मी डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारा 74th इंडियन आर्मी डे के रूप में जाना जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो है वो इशू कर दिया है। ये जो रिपोर्ट है ये बताता है कि इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है वो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर का हो चुका है। पिछले 2 सालों में ये कितना इंप्रूव हुआ है? सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर 2 साल में ये रिपोर्ट पब्लिश होता है। तो पिछले 2 सालों में 1540 स्क्वायर किलोमीटर में जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसकी वृद्धि हुई है और अब इंडिया का 21.71% लैंड जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। जबकि 2019 में जब इसकी कैलकुलेशन हुई थी तो ये 21.67% की थी। हाईएस्ट में अगर बात करें कि फॉरेस्ट कवर कहां पे है तो तेलंगाना आपके सामने सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे 3.07% से फॉरेस्ट कवर तेलंगाना में इंक्रीज हुआ है। सेकंड आ जाता है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ये इंक्रीज हुआ है 2.22% से। थर्ड प्लेस पे आ जाता है उड़ीसा और उड़ीसा ने जो इंक्रीज किया है वो 1.04% से यहाँ पे इंक्रीज किया है फॉरेस्ट कवर को और इन्हीं जगहों में आपको फॉरेस्ट कवर अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ये एक वास्ट टॉपिक है। अगर आप आरपीएससी से रिलेटेड सेगमेंट में या फिर स्टेट पीसीएस में या फिर अदर कोई एग्जाम्स देते हैं तो वहां पे स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो इसी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को मैं एक अलग से सेशन के अंदर कंप्लीट करूंगा और उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके 58th फाउंडेशन डे के दिन जो फूड मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने 5 पॉइंट का एक रिफॉर्म एजेंडा FCI के सामने रखा। इसे 5 सूत्र भी कहा जा रहा है और इसके थ्रू ये माना जा रहा है कि हम लोग कैसे ना कैसे फूड सिक्योरिटी में अपना वर्क और भी अच्छा कर लेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, उस हंगर इंडेक्स में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की जो रैंक थी वो 101 थी 2021 के अंदर, जबकि रैंक 94 थी 2020 के अंदर। ये दोनों ही रैंक डेवलपमेंट तो दिखाती है लेकिन इतना भी अच्छा डेवलपमेंट नहीं दिखाती। ठीक, तो हमें फूड सिक्योरिटी में और ज्यादा वर्क करना है और उसी वर्क को बढ़ाने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो मेन रोल प्ले करने वाला है और उसी के डेवलपमेंट के लिए 5 सूत्र या फिर 5 पॉइंट रिफॉर्म एजेंडा जो है FCI का, वो यहाँ पे पीयूष गोयल जी ने आपके सामने रखा है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि FCI का जो फाउंडेशनल डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने टेस्ट फायर किया है ब्रह्मोस के एडवांस वेरिएंट को, कहां से? INS विशाखापत्तनम से। INS इंडियन नेवल शिप, ठीक है, तो इंडियन नेवल शिप के विशाखापत्तनम से इसे टेस्ट फायर किया है और ये C2C वेरिएंट के रूप में जाना जाएगा। अब ब्रह्मोस जो मिसाइल है, आप जानते हैं कि हम लोगों ने किसके साथ मिलकर डेवलप किया था? तो रशिया के साथ मिलकर इसे डेवलप किया था। इंडिया के ब्रह्मपुत्र रिवर, रसिया के मॉस्कोवा रिवर के नाम से यहाँ पे ब्र और मोस लेकर ब्रह्मोस इसका नाम रखा गया। इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर्स की है और उसका जो एक पर्टिकुलर रीजन भी रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर एक केप आउट किया गया है, हमें रोका गया है MTCR जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है, उसके थ्रू। तो इसकी जो मारक क्षमता है वो 290 किलोमीटर ही है, हम इसको और ज्यादा इनहेंस नहीं कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर बात करें तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हम बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, जस्ट लाइक इजिप्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, वियतनाम को भी हम लोग देते हैं, ओमान को भी हम लोग ये सिस्टम देते हैं, हम लोग चिली को ये सिस्टम देते हैं और ब्रुनेई जैसी कंट्रीज को भी हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आती है, हेनले ने अपना पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जो है वो रिसेंटली अनवील किया और इसमें टॉप रैंकर्स जापान एंड सिंगापुर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो जापान और सिंगापुर हैं, इनके जो सिटीजन्स हैं वो 192 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड बिना वीजा के ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो बेसिकली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या करता है? तो हेनले का जो पासपोर्ट इंडेक्स है ये बस यही कैलकुलेट करता है कि आप कितनी कंट्रीज में विदाउट वीजा के वहां पे जा सकते हैं, वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं। जितनी ज्यादा कंट्री में आप जा सकते हैं विदाउट वीजा, आपका जो पासपोर्ट में इंडेक्स है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो जापान और सिंगापुर 192 डेस्टिनेशंस में विदाउट वीजा के जा सकते हैं, इसीलिए इनकी रैंकिंग टॉप प्लेस पे रखी गई है। बात करें बॉटम प्लेस पे कौन है, तो सबसे नीचे आप लोगों के सामने आ जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान में रिसेंट जो डेवलपमेंट आपको तालिबान का देखने को मिला, उस वजह से ये सबसे बॉटम लिस्ट पे रखा गया है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया अपनी रैंकिंग को 7 प्लेसेस से इंप्रूव करता है और आ चुका है 83rd रैंक में 2022 में, जबकि 2021 में इंडिया की जो रैंक है वो 90 थी। तो अब हम लोगों ने थोड़ा सा और डेवलप किया है और अब आप लोग 60 कंट्रीज में, ठीक है, आप लोग 60 कंट्रीज के अंदर विदाउट प्रायर वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। और इनमें जो पहले था वो कितने थे? 58 कंट्रीज थी। तो 2 कंट्रीज यहाँ पे कौन कौन सी इंप्रूव हुई है, तो देखिए वो जो 2 कंट्री हैं, एक उनमें से आता है ओमान और एक आता है आर्मेनिया। तो अब हम इन 2 कंट्रीज में भी 2021 के कंपैरिजन में
प्रायर वीजा के बिना विजिट कर सकते हैं, और अब हमारे जो विदाउट प्रायर वीजा के विजिट करने लायक कंट्रीज है वो 60 हो चुकी हैं, और इसी वजह से इंडिया की जो रैंकिंग है वो इंप्रूव होकर 83 आ गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, माया एंग्लो जो है वो पहली ब्लैक वुमेन है या अश्वेत महिला है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के कॉइन के ऊपर प्रदर्शित की गई। ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये अमेरिका के वुमेन क्वार्टर प्रोग्राम के थ्रू ऐसे इंपॉर्टेंट पर्संस को चूज किया जा रहा है जिन्हें इनके कॉइन में स्थान मिली है। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में जब आप बहुत सारे कॉइन्स देखते हैं तो उनमें बहुत सारे फोटोज देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक आपने कई बार जवाहरलाल नेहरू की फोटो देखी होगी, तो इस टाइप से बहुत सारी सुभाष चंद्र बोस की फोटो देखी होगी, महात्मा गांधी की आप देखते ही हैं, तो वैसे जो है इनको फोटोज में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। ऐसा किया गया किसके थ्रू, तो वुमेन क्वार्टर प्रोग्राम के थ्रू किया गया, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित रही थी और इन्होंने जो बुक्स लिखी थी उनके थ्रू ये बाद में लैमलाइट में आई थी, और इनकी जो पहली ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम था आई नो द केज्ड बर्ड सिंग्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद के, स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पे पुदुचेरी में इनॉग्रेट किया। प्रीवियस सेशन में भी मैं आपको ये बता चुका था, इसीलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा ये जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है किस दिन मनाया जाता है, तो आप लोग जो डेट है उसे क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। नीचे मैं आपको कमेंट में आंसर करूंगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। हिंट के रूप में आप देख सकते हैं ये बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद की, और इसी टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, नेशनल यूथ फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करते हैं। अगली न्यूज आपके सामने आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में अलाउ किया है एफडीआई को, वो भी 20% लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को जो फेमा एक्ट है जिसको कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स कहा जाता है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जनरली आपको एक आइडिया होगा कि 74% तक का तो इंडियन गवर्नमेंट ने एफडीआई अलाउ किया हुआ है, कहां पे, इंश्योरेंस के सेक्टर पे, लेकिन एलआईसी भी तो इंश्योरेंस का काम करता है, फिर यहाँ पे 20% और वो भी अब पहली बार अलाउ किया जा रहा है, ये दोनों में कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो देखिए एलआईसी एक गवर्नमेंट बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टैट्यूटरी बॉडी में ये एफडीआई अभी तक अलाउड नहीं था, तो स्टैट्यूटरी बॉडी में एफडीआई को अब अलाउ किया जाएगा, और ऐसे में इंश्योरेंस सेक्टर में तो 74% एफडीआई अलाउड है, लेकिन एलआईसी में सिर्फ 20% का ही एफडीआई अलाउ किया जाएगा। अगला न्यूज आता है, तुर्कमेनिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं गुरबंगुली बेर्दियामुकदोव, इन्होंने रिसेंटली अपने जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको ऑर्डर दिया है कि भाई कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेकर आओ जिससे गेटवे टू हेल को बुझाया जा सके। अब गेटवे टू हेल क्या है, तो देखिए गेटवे टू हेल एक ऐसा प्लेस है जहां पे ये लोग रशिया के साथ मिलके क्या कर रहे थे, ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करना चाहते थे, गैस एक्सप्लोरेशन का काम करना चाहते थे, और इस जगह का नाम था दरवाजा क्रेटर। ठीक है, दरवाजा क्रेटर। अब इस दरवाजा क्रेटर से गैस को निकालना था, लेकिन वहां पे जो रशियन कंपनीज है उन्होंने कम एस्टिमेशन किया, ठीक, कि गैस की क्वांटिटी कम होगी, उस वजह से आज 225 फीट बाई 99 फीट का ये जो आपकी विड्थ देखने को मिलेगी और ये इसकी डेप्थ देखने को मिलेगी। इतने बड़े एरिया के अंदर अराउंड 70 मीटर्स के रेडियस में, ठीक है, एक ऐसा प्लेस डेवलप हो गया है जहां से कंटिन्यू 50 साल होने को आ गए आग लगी हुई है और वो कभी अभी तक बंद नहीं हुई है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना नहीं था, ये मैन मेड डिजास्टर के रूप में भी जाना जाता है, जहां पे डेवलपमेंट के लिए अगर आपके कैलकुलेशंस गलत हुई तो उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। अगली न्यूज आती है, यूएसए के मैरीलैंड हॉस्पिटल के अंदर एक इंसान को पिग का हार्ट, सुअर का हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट किया गया। इस पर्सन का नाम था डेविड
बेनेट, और ये पहला एग्जाम्पल है जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन को किसी ह्यूमन में लगाया गया और वो अभी सक्सेसफुली जिंदा है। डेविड बेनेट लगभग 57 इयर्स के हैं और इनको ऑर्गन नहीं मिल रहा था, डेथ के बिल्कुल पास थे। इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मरना तो है ही, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से ये जीवित बच गए हैं। अब यहाँ पे साइंस की एक नई ब्रांच आपके सामने आ जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, तो ये देख लीजिए, उसको कहा जाता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन साइंस का एक वो फील्ड है जिसके थ्रू जेनेटिकली मॉडिफाइड अदर ऑर्गेनिज्म के सेल, टिश्यू या ऑर्गन को ह्यूमंस में या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन आपके लिए एक नया वर्ड हो जाएगा। अगला न्यूज है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो कि यहाँ पे बेस्ट फिल्म्स वगैरह के लिए दिए जाते हैं। 1944 से ये दिया जा रहा है हॉलीवुड के फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की तरफ से। तो हॉलीवुड का जो फॉरेन प्रेस एसोसिएशन है वो क्या करता है, इस अवार्ड को देता है। इन्होंने जो पावर ऑफ द डॉग है उसे बेस्ट फिल्म के रूप में अवार्ड दिया है। इसके जो डायरेक्टर थे जेन कैंपियन, उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया। विल स्मिथ को फर्स्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड एज अ बेस्ट फिल्म एक्टर दिया है। ठीक है, सेम एज निकोले किडमैन को फिफ्थ गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस के रूप में। ठीक है, तो ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, ये तीनों ही अवार्ड आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने रिसेंटली पियरे ओलिवर गॉरिचस को अपने नए चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और ये इंडिया की जो गीता गोपीनाथ थी उनकी जगह लेने वाले हैं। बात करें तो ये अभी एट प्रेजेंट टेम्पररी बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, जबकि 1 अप्रैल 2022 से ये फॉर्मली फुल टाइम इसे ज्वाइन करने वाले हैं। IMF से रिलेटेड मैं आपको उस टाइम पढ़ा चुका था जब गीता गोपीनाथ जो है इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट सिलेक्ट हुई थी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, IMF का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर अब मैं एक नया इनिशिएटिव लेने वाला हूं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर जो देगा, मैं यहाँ पे आपसे 2 और 3 क्वेश्चन हर सेशन के बीच में पूछता हूं, तो जो उस सेशन में सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर देगा उसके नाम मैं अगले सेशन के अंदर अनाउंस करने वाला हूं। तो करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने आता है, इंडिया की हेल्प से श्रीलंका ने इंटरसिटी रेलवे सर्विसेज स्टार्ट की है। ये रेलवे सर्विस माउंट लेविना से लेकर कनकनशुत्रई के बीच में होगा, जो कोलंबो और जाफना नाम के प्रोविंस में आता है। इसके लिए इंडिया ने AC फुली AC डीमू डीजल इलेक्ट्रिक मैन्युपुलेटेड यूनिट्स जो हैं, जो ट्रेन्स होती है, वो श्रीलंका को अवेलेबल करवाई है। अगली न्यूज आती है, कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, और ऐसा करने वाला कोची इंडिया का फर्स्ट सिटी होगा जो कि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा है। स्टार्ट किसने किया? कोची मेट्रो रेल लिमिटेड ने किया। उसके लिए टोटल 15 रूट्स आइडेंटिफाइड किए गए हैं। इन 15 रूट्स पे, 15 रास्तों पे इन फेरी को चलाया जाएगा, और अराउंड 76 किलोमीटर का जो एरिया है उसे ये लोग कवर करेंगे। उसके लिए अराउंड 38 जो है वो जेटीज को यहाँ पे लगाया जाएगा, और 78 फास्ट इलेक्ट्रिकल फेरी को भी अवेलेबल किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस याद रखिएगा, जनवरी 9 के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन महात्मा गांधी जो है वो इंडिया लौटे थे। कब? 9 जनवरी 1915 में। कहां से लौटे थे? तो भैया साउथ अफ्रीका से लौटे थे, और उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। अगली इवेंट
9 जनवरी के ही दिन भारत के 14 साल के भरत सुब्रमण्यम चेस के अंदर 73rd चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। इन्होंने वैसे तो थर्ड और फाइनल ग्रैंड मास्टर का जो नॉर्म था उसे जीता है। ये इवेंट जो है वो कहाँ हुआ था? कैटोलिका इटली के अंदर ये इवेंट कंडक्ट किया गया था और इसमें विनर के रूप में MR ललित बाबू जो हैं वो आए थे, लेकिन चूंकि इन्होंने कम एज में बहुत अच्छा स्कोर किया था इस वजह से इन्हें भी ग्रैंड मास्टर का टाइटल अवेलेबल किया गया है और ग्रैंड मास्टर का टाइटल चेस के अंदर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उर्जित पटेल जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो 2015 में बनाया गया था और इसमें मेजर स्टेक होल्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेक चाइना का है, सेकंड नंबर पे आ जाता है इंडिया का। और ये एक ऐसा डेवलपमेंट फेज है जो इंडिया के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। सबसे पहला न्यूज आपके सामने आता है, इंडोनेशिया अब अपना नए कैपिटल की तरफ मूव करने वाला है और इसके नए कैपिटल का नाम नौसेंट्रा है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो जकार्ता थी और जकार्ता 1949 से इंडोनेशिया के कैपिटल के रूप में काम कर रही है, लेकिन 2019 में यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जोको विडोडो, इन्होंने अनाउंस किया था कि हम एक नए कैपिटल में शिफ्ट करेंगे और वो जो नया कैपिटल है अब अनाउंस किया जा चुका है, ये होगा नुसांत्रा। अब इन्होंने अपना जो कैपिटल है वो चेंज करने का डिसीजन क्यों लिया है? तो देखिए, इंडोनेशिया एक ऐसा आइलैंड ग्रुप है जहां पे आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं वो सिंक करने वाले हैं, डूबने वाले हैं और जकार्ता इटसेल्फ 2050 तक जो है एक्सपेक्टेड है कि अंडर वाटर हो जाएगा। तो ऐसे में तब तक ये क्या करें, अपने सारे सेटअप को चेंज कर लेते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब कोई कंट्री अपने कैपिटल को चेंज कर रहा हो, इसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। लाइक 1960 की अगर हम लोग बात करें तो ब्राजील ने अपनी जो कैपिटल थी उसे चेंज की थी और ब्राजील का जो पुराना कैपिटल था वो लियो डी जेनेरियो था, ठीक है, और इन्होंने इसे बदल कर क्या कर दिया था? ब्राजीलिया कर दिया था। सेम एज अगर हम लोग बात करें 1991 के अंदर नाइजीरिया ने भी अपना कैपिटल बदला था और नाइजीरिया ने अपनी जो कैपिटल थी लागोस उससे बदलकर अबूजा कर दिया था। सेम एज अगर हम लोग बात करें तो कजाकिस्तान की, कजाकिस्तान ने भी क्या किया था? अपना कैपिटल बदला था और इनका जो कैपिटल था उसका नाम एलएमटी था। एलएमटी से बदलकर इन्होंने क्या कर दिया? नूर सुल्तान अपना कैपिटल कर दिया। ऐसे ही और एग्जाम्पल में चलें तो 2005 के अंदर म्यांमार ने भी क्या किया था? अपना कैपिटल बदला था और इनका जो पुराना कैपिटल था वो रंगून था और उसी को इन्होंने बदलकर नए पिदाऊ के रूप में रख दिया था। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे जहां पे कंट्रीज अपने कैपिटल को बदल रही है। नेक्स्ट न्यूज आती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सर्द हवा स्टार्ट कर दी है। ऑपरेशन सर्द हवा क्या है? एक रेगुलर बेसिस पे एनुअल एक्सरसाइज है और इस एनुअल एक्सरसाइज के अंदर क्या किया जाता है? हमेशा जनवरी के मंथ में इसे लॉन्च करते हैं। इस बार 23 से 28 जनवरी के लिए ये चलाया जाएगा और इसमें जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पे सर्विलेंस की मात्रा को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि इस रीजन में आपको देखने को मिलता है बहुत सारा फॉग हो जाता है और उसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसे में बॉर्डर की तरफ से इनफिल्ट्रेशन की एक्टिविटी ना हो, उन्हें रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है। आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जिस टाइप से ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है वैसे ही एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम है ऑपरेशन गर्म हवा, ठीक है। और ऑपरेशन गर्म हवा कब चलाया जाता है? आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट करके बताइए। जिसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट सेशन में उनके नाम मैं सेशन के स्टार्टिंग में ही रखूंगा। नेक्स्ट न्यूज आती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया जो बेसिकली ब्रह्म कुमारी इसकी तरफ से डिवोट किया गया था।
इस प्रोग्राम का नाम था आज़ादी का अमृत टू गोल्डन इंडिया महोत्सव। अब ये जो आज़ादी का अमृत टू गोल्डन महोत्सव था, ये बेसिकली ब्रह्म कुमारी की तरफ से लॉन्च किया गया इवेंट था और इसमें 7 इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, जैसे कि मेरा भारत, स्वस्थ भारत, ठीक है, सेल्फ रिलायंस फार्मर इनिशिएटिव, आत्मनिर्भर भारत, वुमेन फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया, साइकिल रैली एक्सेट्रा यहाँ पे किया जाएगा। बेसिकली अगर ब्रह्म कुमारी की बात किया जाए तो ये एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर राजस्थान के माउंट आबू में है और इन्हें स्टैब्लिश किया गया था 1937 में। 27 जनवरी के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो होस्ट करने वाले हैं इंडिया सेंट्रल एशिया समिट को। तो आगे आने वाले वीक में इस समिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए उनको आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। हालांकि ये जो इंडिया सेंट्रल एशिया समिट है, इसमें सेंट्रल एशिया के 5 नेशंस जो हैं पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उनके नाम आज देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा कजाकिस्तान, दूसरा हो जाएगा उज़्बेकिस्तान, थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, फोर्थ है हमारे पास तजाकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, फिफ्थ हो जाएगा आपके पास किर्गिस्तान, ठीक है। तो किर्गिस्तान, ये सारे के सारे रीजन जो है वो सेंट्रल एशिया समिट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और ये पहली बार है जब इंडिया सेंट्रल एशिया समिट जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और हालांकि इसमें अगर बात करें जिन टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा होने की उम्मीद है वो होने वाला है अफगानिस्तान के ऊपर। रिसेंटली आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर जो है टेरर अटैक हो चुका है और तालिबान ने उसे अपने कैप्चर में ले लिया है। और ये जितने भी नेशन सेंट्रल एशिया की बात कर रहा हूँ, ये सारे कहीं ना कहीं बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ और उसके नियरेस्ट रीजन के रूप में जाने जाते हैं। तो सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर इनके ऊपर चर्चा होने की उम्मीद है। अगला न्यूज आता है कि पहला ब्रिक्स 2022 का शेरपा मीटिंग जो है उसे इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था और इसकी चेयरमैनशिप किसने की है, तो इसकी चेयरमैनशिप चाइना ने की है। इसी मीटिंग के अंदर यहाँ पे अगर बात करें तो चाइना ने इंडिया को थैंक्स कहा था क्योंकि इंडिया ने 2021 में इस मीटिंग को होस्ट किया था और जब 2021 में इंडिया ने इस मीटिंग को होस्ट किया था उसी समय 2022 का जो एजेंडा है वो इंडिया ने वहां पे बनाने में हेल्प की थी। बात करते हैं इस शेरपा मीटिंग की। तो भैया शेरपा मीटिंग क्या होता है, तो शेरपा रिप्रेजेंट करते हैं किसी गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे किसी कंट्री की यहाँ पे बात करें तो इंडिया की तरफ से जो ब्रिक्स के शेरपा हैं वो कौन है, तो नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, संजय भट्टाचार्य, ठीक है, संजय भट्टाचार्य जो हैं वो इंडिया की तरफ से ब्रिक्स के शेरपा जाने जाएंगे। इस मीटिंग की थीम जो है वो रखी गई थी फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। अब इसके थ्रू इन्होंने डिसाइड किया है कि 2022 में 25 इवेंट किए जाएंगे और उन 25 इवेंट में से 5 इवेंट को इंडिया होस्ट करने वाला है। ये 5 इवेंट कौन कौन से हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिसिन, दूसरा होगा ब्रिक्स स्टार्टअप वर्किंग ग्रुप का मीटिंग, थर्ड होगा आईसीटी और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप की मीटिंग और नॉलेज हब की लॉन्च। ये 5 इवेंट इंडिया करने वाला है तो आपके लिए ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, ब्रिक्स नेशन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट लेती हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हिंट के लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 है और इनके जो स्टार्टिंग अल्फाबेट है वहीं से उन कंट्री का नाम भी स्टार्ट होता है। अगली न्यूज आती है कि यूनियन कैबिनेट ने नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को 3 सालों के लिए और आगे बढ़ा दिया है। हालांकि इसकी जो टर्म लिमिट थी वो मार्च 2022 तक थी, लेकिन अब इनमें क्या कर दिया, 3 साल बढ़ा दिया गया है। ये जो बॉडी है ये क्या काम करती है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सफाई कर्मचारी के भलाई के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए उससे रिलेटेड ये अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देती है ताकि गवर्नमेंट सफाई कर्मचारी के भलाई के लिए यहाँ पे काम कर सकें। साथ ही साथ ये जो कमीशन है ये वर्क करता है फॉर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट
as manual scavengers and their responsibility का and their rehabilitation, ठीक है, and their rehabilitation एक्ट जो था 2013 का, उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, उसके लिए भी ये काम करता है। कंटेंट क्रिएटर हैं यूट्यूब पे प्राजक्ता कोहली, इन्हें ये भारत की पहली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाई गई हैं। हालांकि इनके बारे में बात करें तो ये एक इंडियन यूट्यूबर हैं और इनका जो यूट्यूब चैनल है वो मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है, जहां पे ये वेरियस कंटेंट अवेलेबल करवाती हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, गर्ल्स के चाइल्ड एजुकेशन एटसेट्रा से रिलेटेड। उसी वजह से इन्हें क्या किया गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का यूथ क्लाइमेट चैंपियन डिक्लेयर किया गया है। अगर बात करें यूएनडीपी के इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो 1965 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर स्टैब्लिश्ड है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली अपना स्टेटमेंट दिया स्टेट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। कहां पे, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा मीटिंग में, जो 17 जनवरी 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया था। हालांकि आपके लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, जबकि यहाँ पे मीटिंग में इंडिया की तरफ से ये हाईलाइट किया गया कि हमने किस टाइप से कोविड वैक्सीन सभी को उपलब्ध करवाए थे और इसी के साथ साथ इंडिया का जो विजन है वन अर्थ एंड वन हेल्थ का, उसे प्रमोट किया गया। रिसेंटली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसका हेडिंग है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। यहाँ पे ये जो आउटलुक था ये बताने की कोशिश कर रहा था कि 2022 के अंदर लगभग 207 मिलियन पर्सन जो हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करने वाले हैं। ये जो होगा टोटल वर्क आवर में भी 2% की कमी देखने को मिलेगी और वो भी पैंडेमिक एरा यानी कि कोविड से पहले के सालों की तुलना के अंदर। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की जॉब जो है वो अभी भी लेस ही रहने वाली है, उनके अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस ही रहने वाले हैं। बात करें ILO नाम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो ये रिपोर्ट आपके सामने रख रहा है, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर अपने स्टेटमेंट जारी करता है। इसे स्टैब्लिश किया गया था अक्टूबर 1919 के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा के अंदर स्थित है। हाल ही में नोवाक जोकोविच को आपने देखा कि जो कि टॉप रैंक के टेनिस प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया से उन्हें बाहर निकाल दिया गया यानी कि डिपोर्ट कर दिया गया सर्बिया में। हालांकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के लिए ये ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे और आप सभी जानते हैं कि जो टेनिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होते हैं जिनको बोला जाता है ग्रैंड स्लैम। अब ये जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो यूएस ओपन के नाम से जाना जाता है, एक जाना जाता है फ्रेंच ओपन के नाम से, ठीक है, एक जाना जाता है यहाँ पे विंबलडन के नाम से और एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम जो है वो टेनिस के लिए आयोजित किए जाते हैं और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में नोवाक जोकोविच यहाँ पे जाने जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डिपोर्ट कर दिया गया? तो देखिए यहाँ पे इंसिडेंट आपके सामने देखने को मिलता है कि नोवाक जोकोविच ने कोविड का कोई सा भी वैक्सीनेशन नहीं करवाया था और उन्होंने वैक्सीनेट होने से भी अपने आप को मना कर दिया। इसी वजह से चूंकि ऑस्ट्रेलिया का रूल था कि विदाउट वैक्सीनेशन हमारे कंट्री में कोई भी पर्सन नहीं आ सकता और इसी वजह से नोवाक जोकोविच को, जो कि उनका मेन स्पोर्ट था 17 जनवरी को, उसके जस्ट एक दिन पहले 16 जनवरी के दिन डिपोर्ट कर दिया गया। हालांकि इसके थ्रू ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही अच्छा और फर्म डिटर्मिनेशन दिखाया है कि विदाउट वैक्सीनेशन हम आपको किसी भी टाइप से प्रायोरिटी नहीं देंगे, चाहे आप वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर ही क्यों ना हो। रिसेंटली फीफा फुटबॉल अवार्ड्स जो है वो दिए गए हैं। ये जो फीफा है ये क्या है तो आपको पता होना चाहिए, इट इज अ काइंड ऑफ फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के रूप में ये जाना जाता है,
ठीक है, तो इसकी तरफ से फुटबॉल के क्षेत्र में जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड मेन का अवार्ड रॉबर्ट लिवेंडोव्स्की को दिया गया। वुमेन का अवार्ड एलेक्सिया पुटेलेस को दिया गया। स्पेशल बेस्ट मेन का अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया। बेस्ट गोलकीपर का मेन में अवार्ड एडवर्ड मेंडी को दिया गया। फीफा का पुष्कक अवार्ड जो है एरिक लमेला को दिया गया और बेस्ट कोच का अवार्ड थॉमस टुकेल को दिया गया। तो यहाँ पे टॉप 3 पर्संस के नेम आपके एग्जाम लाइक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। रिसेंटली इंडिया के लक्ष्य सेन ने सुपर 500 का टाइटल जीत लिया है। इन्होंने योनेक्स का सनराइज इंडिया ओपन यहाँ पे जीता है। तो ये जो इंडियन ओपन है ये एनुअल बैडमिंटन से रिलेटेड टूर्नामेंट है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बैडमिंटन से रिलेटेड टूर्नामेंट है जो इंडिया 2008 से ऑर्गेनाइज करता आ रहा है। इसी में डबल्स के फाइनल की बात करें तो स्वस्तिक राज रनकरेड्डी और चिराग शेट्टी ने यहाँ पे डबल्स को तीसरी बार जो है वर्ल्ड टाइम चैंपियन मोहम्मद अशान और हेंद्रा को हराते हुए यहाँ पे जीता है। तो डबल्स के अंदर इन दोनों के नाम और सिंगल्स के अंदर लक्ष्य का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2020-21 का जो सिल्वर मेडल था वो नागालैंड के मून डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे दिया गया। इसके पीछे जो मेन पर्पस था कि किस टाइप से आप गवर्नमेंट की नीतियों को और योजनाओं को ऑनलाइन मोड में सबसे ज्यादा कार्यशील बनाते हैं, उसी के लिए ये अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड जो डिप्यूटी कमिश्नर है मून डिस्ट्रिक्ट के, उन्हें दिया, किसने दिया? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे अवेलेबल करवाया। हर साल नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो जनवरी 16 के दिन सेलिब्रेट किया जाता है और स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के दिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप सभी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से स्टार्टअप इंडिया कैंपेन चलाया गया था ताकि इंडिया के अंदर ही डेवलपमेंट और प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क किए जा सकें। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि जनवरी 23 को आप सभी जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं बर्थ एनिवर्सरी आती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है इसको 2021 में अनाउंस किया गया था कि हम लोग पराक्रम दिवस या फिर करेज डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो 23 जनवरी को हमने यहाँ पे पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया। इसका मेन मोटिव क्या होता है? जितने भी यूथ हैं उन सभी को इंस्पायर करना। साथ ही साथ इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक होलोग्राम स्टैचू जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास इनॉग्रेट की। ये होलोग्राम स्टैचू आपके सामने अवेलेबल है जिसमें 3D लाइटिंग का यूज करते हुए यहाँ पे ऐसा होलोग्राम इनका दिखाया जा रहा है। बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस ने इसी दिन को देश नायक दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करने का ऐलान किया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे को सेंटर लेवल पे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जबकि बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये देश नायक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो फेमस डायलॉग है वो क्या है? आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट थिंग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही बर्थ एनिवर्सरी के दिन गुजरात के इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को एज अ इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, ठीक है, गुजरात का जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है इसको इंस्टीट्यूट कैटेगरी में, और सिक्किम के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो वाइस चेयरपर्सन है विनोद शर्मा, उनको इंडिविजुअल कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 यहाँ पे दिया गया है। तो याद रखिएगा 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किन्हें दिया गया? इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में तो गुजरात के इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को, जबकि इंडिविजुअल की कैटेगरी में अगर बात करें तो विनोद शर्मा को यह प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने आता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? एक एनजीओ है जिसे आप लोग नॉन
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कह सकते हैं। ये एनजीओ 1993 में स्टार्ट किया गया था और इस एनजीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बर्लिन जर्मनी के अंदर स्थित है। इसी एनजीओ की तरफ से क्या किया जाता है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। ओवरऑल 180 देशों को यहाँ पे रैंक दिया जाता है और उन 180 कंट्रीज की रैंकिंग में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की रैंक 85 रही है। जबकि टॉप कंट्रीज के रूप में जहां पे बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे करप्शन के केसेस, वो डेनमार्क और न्यूजीलैंड आ जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग 2021 के इंडेक्स में कितनी है? 85, जबकि 2020 के इंडेक्स में ये कितनी थी? 86th प्लेस इंडिया की यहां पे बताई गई थी। रशिया ने रिसेंटली क्या किया? एक मिलिट्री ड्रिल किया है क्रीमिया के रीजन के बॉर्डर में। ये आप देख पा रहे हैं, रशिया और क्रीमिया जो यूक्रेन है उसका बॉर्डर आपके सामने है। हालांकि हुआ क्या था, 1991 तक ये दोनों ही पार्ट एक हुआ करते थे, लेकिन यूएसएसआर अलग हो गया था। आप इनको कंबाइंड फॉर्म में यूएसएसआर या सोवियत यूनियन के रूप में जानते थे। 91 के बाद ये अलग हो गए और रशिया अलग हो गया, यूक्रेन अलग हो गया। अब रिसेंट में देखने को क्या मिल रहा है कि रशिया की तरफ से इस बॉर्डर पे बहुत सारी जो सेना है वो डिप्लॉय की जा रही है। अराउंड 1 लाख से ज्यादा सैनिक जो हैं यूक्रेन बॉर्डर पे रशिया ने लगा रखे हैं। और रशिया का ये मानना है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पे यूएसए की तरफ से भी अपनी सेना लगाई जा चुकी है। तो ऐसे में रशिया अपना प्रोटेक्शन करना चाह रहा है, जबकि रशिया के ऊपर कई बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो क्या करना चाहता है? यूक्रेन और क्रीमिया का जो रीजन है उसको हड़पना चाहता है। तो इसी टेंशन के बीच में इस टाइप का एक मिलिट्री डील सामने आता है जिसमें रशिया ने क्रीमिया के बॉर्डर पे ये काम किया है। अब बात आती है कि इस टाइप की अगर कोई इंसिडेंट होती है तो उसे रोकने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या? तो जी हाँ, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नाटो। नाटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब ये जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ पे काम कर रहा है। यूएसए की तरह से इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाया गया था। 27 अदर यूरोपियन कंट्रीज के साथ ये मिलकर काम करता है और ये भी कह रहा है कि अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किसी भी प्रकार से हमला किया तो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे। इकोनॉमिक सैंक्शंस क्या होते हैं? आपके देश के साथ किसी भी प्रकार के जो संबंध हैं वो तोड़ लिए जाना, उनके ऊपर कुछ टैरिफ लगा देना ताकि उनका मुश्किल हो जाए सर्वाइवल। और इम्पॉर्टेंट न्यूज आपके सामने आता है इंडिया की तरफ से। जो पायलट है शिवांगी सिंह, वो भारत की पहली महिला राफेल पायलट बन चुकी हैं। और इन्होंने क्या किया है, अभी रिसेंटली जो 26 जनवरी की झांकी हुई थी, परेड हुई थी, उसके अंदर हिस्सा लिया था और राफेल विमान को उड़ाया था। इसके पहले ये मिग 21 भी उड़ा चुकी हैं और ये गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का एक हिस्सा है। इनके पहले अगर बात करें तो पहली जो फाइटर जेट पायलट थी वो कौन थी? भावना कांत थी। ठीक है, भावना कांत पहली फाइटर जेट पायलट थी। जबकि शिवांगी सिंह जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो शिवांगी सिंह जो है वो पहली भारतीय राफेल पायलट के रूप में जानी जाएंगी। ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा, जिन्होंने क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। इन्हें और साथ में 18 अदर इंपॉर्टेंट पर्सन को क्या दिया गया है? परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, नीरज चोपड़ा किस फील्ड के अंदर, किस स्पोर्ट के अंदर गोल्ड मेडल जीते थे? आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ा चुका हूं, नीचे कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। आज का सेकंड क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने किस फील्ड के अंदर गोल्ड मेडल अचीव किया था? अब यहाँ पे देखिए हमारी तरफ से कुछ अवार्ड दिए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। जो पीस टाइम अवार्ड है वो है परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। वॉर टाइम में, युद्ध के टाइम पे अगर आपने ब्रेवरी दिखाई है तो युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल दिया जाता है। वॉर टाइम या पीस टाइम अवार्ड के लिए वायु सेना मेडल एयरफोर्स का होता है।
सेना मेडल आर्मी का होता है और नौसेना मेडल नेवी का यहाँ पे दिया जाता है। लोकसभा सेक्रेटरीट ने रिसेंटली क्या किया, एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन का नाम है डिजिटल संसद। इस डिजिटल संसद के थ्रू क्या किया जाएगा, संसद की जो कार्रवाई है वो आपको ऑनलाइन और लाइव यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसमें 12th से लेकर 17th लोकसभा तक के सभी बजट स्पीचेज आपको अवेलेबल किए जा रहे हैं और 2022 का जो बजट सेशन होगा वो भी आपको यहाँ पे लाइव देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है 27 जनवरी के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है, एयर इंडिया का जो शेयर था वो टाटा सन्स के सब्सिडरी टेलेस कंपनी को ट्रांसफर कर दिए हैं। अब ये क्या इवेंट था, तो देखिए बहुत लंबे टाइम पीरियड से आपको ये पता था कि एयर इंडिया जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। कब, 1932 में। किसने स्टैब्लिश किया था, JRD टाटा ने। ठीक है, JRD टाटा ने इसको स्टैब्लिश किया था कराची देन बॉम्बे के अंदर। लेकिन बाद में क्या हुआ था, टाटा एयरलाइंस को 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था। तब से इंडियन गवर्नमेंट के पास ये एयरलाइंस थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये लंबे समय से घाटे में बनी हुई थी, तो गवर्नमेंट ने एक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान बनाया था और इस डिसइन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इस एसेट को बेचा जा रहा था। तो वापस से JRD टाटा के ही फैमिली मेंबर रतन टाटा जो हैं उन्होंने क्या किया, इसे एक्वायर कर लिया। उनकी जो कंपनी है टेलेस, उसने इसे एक्वायर कर लिया है और इसके लिए इन्होंने यहाँ पे 2700 करोड़ रुपीस इंडियन गवर्नमेंट को दिए हैं और इसी के साथ साथ इसके जो 15,300 करोड़ का नुकसान था वो भी टेलेस कंपनी उठाने को अब तैयार हो चुकी है। अब इसमें क्या क्या मिलने वाला है टाटा ग्रुप के टेलेस को, तो 141 एरोप्लेन उनको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो ब्रांड नेम है वो वापस मिल जाएगा। ठीक है, महाराजा एयरलाइंस है वो भी इनको यहीं पे मिलने वाली है। भारत का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर जो है वो केरला के अंदर खोला जाएगा। ग्रेफीन क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप ऑफ कार्बन। ठीक है, ग्रेफीन इज अ आइसोटोप ऑफ कार्बन और इसका जो यूटिलाइजेशन है वो किया जाएगा किसमें, लाइट एमिटिंग डायोड में, जिसको आप लोग LED कहते हैं। तो उससे क्या होगा, LED की कॉस्ट और भी कम हो जाएगी, इसीलिए इसे वंडर मटेरियल का भी नाम दिया जाता है। रिपब्लिक डे परेड 26 ऑफ जनवरी को आयोजित की गई थी। इस परेड के अंदर 21 टैबुलेक्स ने हिस्सा लिया था। ये जो 21 टैबुलेक्स थे, यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं राज्यों की तरफ से झांकियां थी इस टाइप की, ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी और इसमें 12 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। अब इसका जो ओवरऑल थीम क्या था, वो था आजादी का अमृत महोत्सव। अब यहाँ पे कुछ चर्चाएं भी आई थी, जैसे कि केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल वगैरह की जो झांकियां थी उन्हें यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था और उसका जो पर्टिकुलर रीजन है वो यही बताया जा रहा था कि टाइम की और जगह की कमी की वजह से ऐसा किया गया है। नेक्स्ट आपके सामने आता है एक्सरसाइज पश्चिम लहर। अब एक्सरसाइज पश्चिम लहर क्या था, तो ये इंडियन नेवी की तरफ से कंडक्ट किया गया है ताकि जो नेवल कमांड्स हैं उन रीजन पे, स्पेशली वेस्टर्न कोस्ट में जो अरेबियन सी के साथ वाला हिस्सा है उस जगह पे वर्क किया जा सके। ठीक है, तो पश्चिम लहर किससे रिलेटेड है, इंडियन नेवी का एक्सरसाइज है, वेस्ट कोस्ट पे किया गया है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, नेवी के वेस्ट कोस्ट का हेडक्वार्टर कहां पे है। ठीक है, नेवी के वेस्ट कोस्ट का हेडक्वार्टर कहां पे है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज का थर्ड क्वेश्चन होगा ये आपके लिए। हर साल 24 जनवरी के दिन हम लोग नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं ताकि गर्ल्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये जो डे है हमने 2008 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट। ठीक है, या फिर डेवलपमेंट भी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से हम लोग नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 24 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो हैं वो दिए थे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। यहाँ पे टोटल 29 चिल्ड्रंस को, जिसमें 14 गर्ल्स भी थी,
उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। क्योंकि कोविड का टाइम पीरियड था, इस वजह से इनके जो सर्टिफिकेट हैं उनको डिजिटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू उपलब्ध करवाए गए थे। ये जो अवार्ड होते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये टोटल 6 फील्ड के अंदर दिए जाते हैं। अब ये 6 फील्ड क्या क्या है? पहला हो जाएगा इनोवेशन, दूसरा हो जाएगा स्पोर्ट्स, फिर आ जाता है स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट, फिर होगा सोशल सर्विसेज, आर्ट एंड कल्चर और ब्रेवी के फील्ड पे ये अवार्ड दिए जाते हैं। पीवी सिंधु वॉन द 2022 सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन। आप लोगों को पता है ये जो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन है, इंडिया के एक बैडमिंटन प्लेयर जिनका नाम था सैयद मोदी, उनके नाम पे ये टूर्नामेंट रखा गया है। वो 8 टाइम नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के विनर थे। हाल ही में ये जो इंटरनेशनल बैडमिंटन से रिलेटेड स्पोर्ट है, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो प्रीवियसली हम आपको पढ़ा चुके हैं, BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, 2009 से ये इसका आयोजन कर रहा है। इसमें जो वुमेन सिंगल्स था वो किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता है। जबकि मिक्स डबल की कैटेगरी में ईशान भटनागर और तनीषा क्रेस्टो ने इस प्राइज को जीता है। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया था। इसके अंदर जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट थे उनके नाम आपके सामने रखूंगा। जम्मू, दोदा, संभा, पुलवामा और श्रीनगर जो है ये टॉप 5 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में अनाउंस किए गए हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया गया। इस दिन का थीम रखा गया था चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ये जो सेलिब्रेशन है यूएन के हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपसे साथ ही में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे इंडिया में हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये आज का 4th क्वेश्चन होगा आपके लिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कि IMF कहा जाता है, इसने अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के रूप में एक रिपोर्ट यहाँ पे सामने रखी है। इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने कहा है कि पूरे वर्ल्ड की जो ग्रोथ है वो 5.9% डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 2021 में। पहले 4.4% थी 2022 के अंदर। इंडिया रिलेटेड अगर बात करें तो 2021-22 में इंडिया की ग्रोथ रेट 9% रहने वाली है, जो कि पूरे वर्ल्ड में जो आप वर्ल्ड का एवरेज देख रहे हो उससे कहीं ऊपर देखने को मिल जाएगा। AK-203 असॉल्ट राइफल का इंडिया ने रशिया को ऑर्डर दिया था। ये ऑर्डर अब इंडिया को रिसीव्ड हो चुका है और अराउंड 70,000 राइफल्स जो हैं वो रशिया ने भारत को उपलब्ध करवा दिए हैं। इन राइफल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये AK सीरीज की सबसे लेटेस्ट राइफल के रूप में जानी जाती है और इसके लिए इंडो रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने एक जॉइंट वेंचर किया था रशियन रॉसबर्न एक्सपोर्ट नाम की एक कंपनी के साथ। ठीक है, इसके थ्रू इंडिया के अंदर ये असॉल्ट राइफल बनाए जाएंगे और वो कहां बनाए जाएंगे? अमेठी की फैक्ट्री में, और उसे किसे दिया जाएगा? इंडियन आर्मी को उपलब्ध किए जाएंगे। नेशनल वोटर्स डे जनवरी 25 के दिन सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जितने भी पर्सन्स हैं उनको अपने वोटिंग राइट के बारे में अवेयर किया जा सके। इस दिन का थीम रखा गया था मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे के दिन यहाँ पे प्लेजिंग टू वोट अ डेकेडियल जर्नी ऑफ नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया एक बुक भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी। और आज के सेशन का 5th और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, 25 ऑफ जनवरी में किस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था 1950 में? हिंट दे देता हूं, 1950 के अंदर 25 जनवरी को उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था जिसका काम इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। ठीक है, तो नाम अब आप कमेंट कर सकते हैं इजीली। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है स्मृति मंधाना, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं। ये
आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीत चुकी हैं। नेक्स्ट आएगा गवर्नमेंट ऑफ असम ने असम का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर असम वैभव जो है वो रतन टाटा को दिया है। ये वही रतन टाटा है जिनकी टेलिस कंपनी अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ठीक है, एयरलाइंस से रिलेटेड। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके एवरी डाउट या क्वेरीज को यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा। अगर ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।